नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मेरी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की है जो बहुत शर्मीला था, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और इन सब के बावजूद भी उसने कुछ सपने देखे थे और उसको अपने सपनों पे यकीन था। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो मेरा जन्म 30 सितंबर को उत्तराखंड के एक शहर हल्द्वानी में हुआ था और बचपन से ही मैं बहुत शर्मीला था और सही मायनों में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। इतनी कमी थी कि अगर मैं स्टेज में गाना गाने जाता था तो लोगों को देखकर गाना भूल जाता था। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ 5th स्टैंडर्ड में, जब मैं गाना गाने गया और गाना भूल गया और मेरी टीचर ने मुझको वापस बुला लिया। तब मुझको लगा क्या यार, कभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, कभी स्टेज में जाके बात कर पाऊंगा या फिर किसी की नज़रों से नज़रें मिला के बात कर पाऊंगा। बहरहाल वो तो शायद समय के साथ ही ठीक होना था और मेरी 10th तक की स्कूलिंग हुई निर्मला कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से और यहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे अच्छे मैनर्स सीखे। और आज भी मैं अपने स्कूल को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो भी उसने मुझको सिखाया। 12th की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आया कि अब आगे क्या। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 8th 9th में अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते या फिर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो 12th में आके ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेगा। तो जैसे बाकी मेरे दोस्त कर रहे थे बीटेक में एडमिशन और बीबीए में एडमिशन, मुझे भी लगा ठीक है हम भी बीटेक करते हैं। लेकिन मेरे पापा जी फौज में सिपाही थे और मेरे 9th स्टैंडर्ड में ही वो रिटायर हो चुके थे। तो अब जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बीटेक की पढ़ाई करूं और पापा जी मेरी फीस, मेरे ट्यूशन की फीस, मेरे रहने खर्चा और फिर मुझे वहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा दे सकें। तो अब आगे क्या? आगे आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप बगल वाले सरकारी कॉलेज में जाओ, वहाँ पर बीए, बीकॉम या बीएससी में दाखिला ले लो और वहीं पढ़ाई करो और भूल जाओ बीबीए या बीटेक करना। तो मैंने भी वही किया। घर की आर्थिक स्थिति नहीं थी तो मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया और मुझे लगा कि बीकॉम के साथ साथ मैं शायद कंप्यूटर्स भी कर सकूं क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में 4th ग्रेड से ही इंटरेस्ट था। अब हुआ ये कि जब पापा जी के पास बीटेक के पैसे नहीं थे तो फिर कंप्यूटर कोर्स के पैसे कहाँ से लाके देते। लेकिन 1-2 साल के बाद हमारी स्थिति थोड़ी ठीक होने लगी क्योंकि पापा जी ने उस पेंशन के अलावा कुछ और भी काम करना शुरू किया जो कि निकल पड़ा और हमारे पास थोड़े पैसे ज़्यादा आने लगे। तो करीब 12th करने के 3 साल बाद पापा जी इतने सामर्थ्य हो पाए कि उन्होंने मुझसे बोला अगर फिर बीटेक करना है, बीबीए करना है, जो भी करना है कर ले, फीस हम अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन अब तो बीटेक से बाहर आने का टाइम था। अब टाइम नहीं था कि मैं जाके बीटेक करूं, लेकिन कंप्यूटर्स में अभी मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि यहाँ वहाँ से मैं अभी भी कंप्यूटर सीख रहा था। तब मैंने पापा जी से बोला कि मैं डोएक ओ लेवल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो पापा जी ने उसके लिए हाँ कर दिया और डोएक ओ लेवल के लिए मैं चला गया ESCC कानिया रामनगर, जो हमारे घर से बहुत पास था। उसकी फीस भी बहुत कम थी और अगर मैं चाहता तो डेली अप एंड डाउन भी कर सकता था। और वहीं पे पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने कंप्यूटर्स के बारे में जाना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी जैसे C और C++। और उस इंस्टीट्यूट में मैं दूसरे नंबर पे आया उस साल, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। ये सब जब हुआ तो मुझे एक बूस्ट मिल गया कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर्स में और आगे जाना चाहिए। तब मैंने पापा जी से अपनी रिक्वेस्ट की कि पापा जी अब कुछ सही है तो क्यों ना मैं एडमिशन ले लूँ CDEC मोहाली में। और CDEC वही इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। पापा जी ने उस चीज़ के लिए भी हाँ बोल दिया और मैं मोहाली रहा 2.5 साल, जहाँ पे मैंने कंप्लीट किया अपना डोएक A लेवल और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत हैकिंग और थोड़ी बहुत एडवांस लैंग्वेजेस। और यहीं पे मैंने सीखी एडवांस कंप्यूटिंग। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कि कंप्यूटर गेट लेवल पे, माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, DBA में सीखा, कंप्यूटर नेटवर्क सीखा, SDLC सीखी और डेटा स्ट्रक्चर सीखा। और यहाँ पे 2.5 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने लिया डोएक B लेवल में एडमिशन, जो कि है MCA इक्विवेलेंट। मेरे लिए मोहाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे दोस्तों ने, खासकर सुनील ने, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बाहर लाने में मेरी बहुत मदद की और बदले में मैंने उसकी हेल्प की थोड़ी बहुत पढ़ाई को लेकर, क्योंकि पढ़ाई में मैं ठीक ठाक से थोड़ा सा ऊपर था। और यहीं पे मैंने सारी बातें सीखी कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, कैसे लोगों से बात की जाए। और एक और बात, कॉन्फिडेंस आता है कोई भी चीज़ बार बार करने से। अगर आपके घर में लाइट चले जाती है तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको किसी दूसरे घर में छोड़ दूं, लाइट बंद कर दूं, तो आप शायद मेन रूम से किचन तक ना जा पाएं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाता है कि जाना कहाँ है, फिर मैटर नहीं करता कि उस घर में लाइट है या नहीं। तो यही बात है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको आप बार बार करिए, रिपीट करते रहिए
और एक ना एक दिन कॉन्फिडेंस आएगा, गारंटी के साथ आएगा। मैं करीब 2.5 साल तक मोहाली में था। मैंने बहुत कुछ सीखा, पर उसके बाद मुझको अपने घर वापस आना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी और पापा ने बाकी बचे हुए पेपर्स के लिए मुझे देहरादून भेज दिया कि जाओ देहरादून जाओ और जो भी तुम्हारे एग्जाम बचे हुए हैं वहाँ पे देके वापस घर आ जाओ। वही किया और एग्जाम देने के साथ साथ फिर मैंने जॉब ढूंढना भी ट्राई कर लिया था और यहीं से देहरादून से ही मेरी असली में जॉब सर्च स्टार्ट हुई। और जब मैं यहाँ पे लोगों के संग बैठता था कि पूछता था जॉब कहाँ कैसे मिलती है, तो बहुत सारे आंसर आए कि यार दिल्ली जाओ, दिल्ली में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो मैं चला गया दिल्ली पापा जी से पूछ कर, और जब दिल्ली गया तो जिंदगी की असलियत मेरे सामने आई। तब पता चला कि जो पापा जी बचपन में बोलते थे कि जो दुनिया जितनी आसान दिखती है इतनी आसान है नहीं, क्योंकि मुझको असलियत का पता नहीं। और उस दिन मुझे सही में लगा कि वाकई में मुझे असलियत का पता नहीं कि दुनिया कैसी है, क्योंकि 3 महीने हो गए थे और मुझको जॉब नहीं मिली थी। वो बोलते थे ये वैकेंसी है वहाँ जाओ, तो बोलते हैं ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, और 3 महीने ऐसा चला। और इतना मैं डिप्रेस हो चुका था उस टाइम पे कि मैंने कहा जो भी जॉब मिले मैं करने को तैयार हूँ। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक कॉल सेंटर में, जहाँ पर मेरा काम था यूएस की कस्टमर्स को कॉल करके चीज़ें बेचना, जो मैंने 6-7 महीने आराम से किया। उस कॉल सेंटर में 6-7 महीने काम करने के बाद मेरे पास मेरी दोस्त रुचि का फ़ोन आया। वो बोली यार विप्रो में जॉब पोस्टिंग्स हैं, अगर तेरे को इंटरव्यू देना है तो आजा, तेरा टेक्निकल इंटरव्यू होगा। मैं खुश, मैंने कहा अरे यार टेक्निकल इंटरव्यू तो अप्लाई की थी मैंने आज तक। मैं चला गया इंटरव्यू देने। वहाँ जाके पता चला कि ये विप्रो टेक्नोलॉजीज का नहीं, विप्रो बीपीओ का इंटरव्यू है। खैर मैं आ चुका था रुचि के रेफरेंस से, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया और किस्मत देखिए सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जब मैंने पैकेज देखा, अपना सैलरी देखी, तो मुझे लगा ये तो अच्छी नौकरी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पैकेज 2.5 गुना ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने विप्रो बीपीओ पैसों के लिए ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। विप्रो बीपीओ में मैंने डेल कंप्यूटर्स को सपोर्ट किया और 1 साल के अंदर ही मैं टेक लीड या फिर एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गया डेल एडवांस कंप्यूटर्स या डेल एक्सपीएस सिस्टम्स के लिए। और यहीं पे मैं 15 से 20 लोगों की टीम को हैंडल करने लगा फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं यहाँ पर उनको ट्रेन करता था, उनकी एस्केलेशंस लेता था। देखते ही देखते 2 साल कैसे बीत गए विप्रो बीपीओ में पता ही नहीं चला। बहुत कुछ सीखा, लेकिन मेरे मन में विप्रो टेक्नोलॉजीज को या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी को ज्वाइन करने की आस अभी तक थी, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि यार बीपीओ की नौकरी छोड़ के अब टेक्नोलॉजीज की कंपनी ज्वाइन कैसे करें। नॉलेज तो पूरी है, लेकिन अब ये मूव करें कैसे। तो यहाँ पे किस्मत देखिए आप मेरी, जो ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ विप्रो एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पे होता है कि अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें, तो आप विप्रो बीपीओ से टेक्नोलॉजीज में मूव हो सकते हैं। तो ऐसी 3 पोजीशंस मेरे सामने आई, मैं तीनों के लिए अप्लाई कर दिया और 2 में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक थी बेंगलोर में और एक थी कोलकाता में, और मैंने कोलकाता चूज़ की और मेरा पहला असाइनमेंट था सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। यहाँ पे मैंने HP प्रोजेक्ट के लिए काम किया और बहुत कुछ सीखा कि असलियत में टेक्नोलॉजी होती क्या है। जब आप हैंड्स ऑन करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तब आपको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी है क्या। यहीं पे रह के मैंने HP के लिए कुछ नए सोल्यूशंस भी निकाले, और यहीं पे मैं मिला मेरे दोस्त और मेरे मेंटर अजिल से। अजिल से मैंने बहुत कुछ सीखा, और खासकर HP का तो मास्टर था, और अभी भी जहाँ भी वो होगा उसका मास्टर ही होगा। और यहीं पे आके मैंने जाना कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में जाना अच्छा है अभी, और कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने अच्छे हैं जो इंडिया के अलावा बाहर भी काम करें। और उसी के चलते यहाँ पे रह के मैंने अपना MCSC पूरा कर लिया। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा सर्टिफिकेट आ चुका था कि मैं उसको लेके कहीं भी बड़ी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन किस्मत देखिए फिर से आप मेरी, यहाँ पर 1 साल बाद मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि थी कनाडा आने की अपॉर्चुनिटी। जितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी थी उतना ही बड़ा था इसके लिए कंपटीशन, क्योंकि इसके लिए करीब 50 प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने अप्लाई किया हुआ था, और पोस्ट सिर्फ एक थी, जो कि था कनाडा में एक प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए। अगर क्लाइंट को आप पसंद आए तो वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरी लगन, बड़ों की प्रार्थना और भगवान की मेहर से मुझे वो जॉब मिली। तो 6 महीने के लिए मुझे कनाडा भेजा गया। तो इन 6 महीनों में मैंने इतनी मेहनत से काम किया कि ना तो मैं दिन देखा ना ही रात देखी, और क्लाइंट मुझसे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने बोला कि अगली बार हमको यही बंदा वापस चाहिए, और इस बार 6 महीने के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। तो 2009 में मुझे वापस कनाडा बुलाया गया पूरे 1 साल के लिए, और सही मायने में मेरी खुशी का कोई ठिकाना था नहीं। मतलब 1 साल के लिए क्लाइंट आपको बुला रहा है, आपने ऐसा काम किया, तो आपको तो अपने काम के ऊपर घमंड है, गर्व है, लेकिन क्लाइंट को भी आपका काम बहुत पसंद आया। तो यहीं से मेरी कनाडा की जर्नी स्टार्ट हो गई रियल मायनों में, क्योंकि अब
मुझे 6 महीने बाद वापस नहीं जाना था, मैं थोड़ा सोच सकता था, और अगर मैं अच्छा काम करूं तो ये वीज़ा 1 साल के लिए और 1 साल के लिए और, तो मैक्सिमम 4 साल के लिए ये वीज़ा रिन्यू हो सकता था। तो मैंने बहुत मेहनत से काम किया और 2010 में मेरा पहला बेटा आरव पैदा हुआ और वो बॉर्न कनेडियन हुआ। तो उसके लिए थोड़ा मुझे और रिलीफ मिल गया कि चलो यार मेरा बेटा यहाँ हो गया तो अब यहीं रहने की सोचना है। तो 2012 के आसपास मैंने अपना पीआर अप्लाई कर दिया। 2012 मार्च को मैंने अपना पीआर अप्लाई कर दिया, जो कि परमानेंट रेजिडेंट होता है। अगर आपके पास पीआर कार्ड है तो आप कनाडा रह सकते हो बिना किसी वर्क वीज़ा के। तो 2012 मार्च में मैंने वो अप्लाई किया और अगस्त 2012 में मेरे को एक फ़ोन कॉल आया कि यार अगर हो सकता है तो ना घर आ जाए अभी। और वो घर कनाडा का घर नहीं था, वो घर इंडिया का घर था। और वो फ़ोन बुआ जी का आया था। बुआ जी बोली कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब है और हो सकता तो आ जा, ख़राब है। तो फिर मैं पूरी फैमिली लेके इंडिया गया। 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त 2012 की। और पापा जी देखा, पापा जी को हार्ट अटैक आया था। सर्वाइव कर लिया उन्होंने वो अटैक। उनको फिर हम आर ले गए दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में और वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कुछ दिनों बाद ये बोल के कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद 29 अगस्त को पापा जी को दोबारा से स्ट्रोक आया और 2 सितंबर को चले गए पापा जी। तो जो अभी तक इतना अच्छा काम हो रहा था कि मुझे क्लाइंट ने रोका, मैं कनाडा आ गया, अब तो भाई बहुत पैसे कमाऊंगा, पापा जी के लिए ये करूंगा, घर वालों के लिए ये करूंगा, वो सब सपने एक तरीके से चकनाचूर हो गए कुछ एक ही पल में। जिन पापा जी ने मेरे लिए, मेरे छोटे भाई के लिए इतना कुछ किया, मतलब एक टाइम ऐसा था कि पापा जी की जो सैलरी थी वो 1000 रुपये आती थी फौज से, 800 रुपये मेरे और मेरे भाई की फीस में और घर के खर्चे में लगती थी हमारे। तो कैसे पापा जी ने 200 रुपये से अपना गुजारा चलाया होगा फौज में, जो भी बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं पापा जी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मतलब मैं तो हाँ खुश था कि 2009 से लेकर 2012 तक और आगे मजे आगे कनाडा में हूँ और आगे रहूँगा, पैसे कमाएंगे, और अब पापा जी के साथ ऐसा हो गया तो टूट गया मैं अचानक से। मतलब सितंबर 2012 को मैं ऐसा टूटा कि शायद आज तक जुड़ नहीं पाया। होता ना, मतलब ये समझो कि किसी ने तुम्हारे लिए इतना किया कि उसने अपने बारे में सोचा तक नहीं। उनको डायबिटीज़ हो गई, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया, और जब तुम्हारी बारी आई कुछ करने की तो वो वहाँ है नहीं जहाँ उनको होना चाहिए। तो अब पापा जी नहीं रहे, मैं वापस कनाडा आया और 2013 के आसपास मेरा पीआर भी आ गया। और जब मेरा पीआर आया तो फिर मुझे लगा यार ये ज़िंदगी है। मतलब मेरे पापा जी वहाँ, मेरी मम्मी इंडिया में, मैं यहाँ, मेरी वाइफ यहाँ, मेरा बच्चा यहाँ। अब मुझे विप्रो कहीं और भेज देगी या मेरी कंपनी मुझे कहीं और भेज देगी, और अगर ऐसी रहा तो हो सकता है मैं अपनी मम्मी को भी ना देख पाऊँ, अपने बच्चों को देख पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये सब छोड़ के मैं इंडिया वापस चले आता हूँ। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से बात की और मेरी वाइफ ने बोला इंडिया यहाँ से बढ़िया, यहीं पे जॉब ट्राई कर लो, लोकल ट्राई कर लो, यहीं रहेंगे। हम इंडिया जाके कहीं और जाएँ, फिर कहीं और जाएँ, यहीं रहेंगे और मम्मी को भी यहीं बुला लेंगे। मुझे बात सही लगी और मैंने लोकली जॉब सर्च करना शुरू कर दिया और मुझे जॉब मिल भी गई इनोवा पोस्ट में। और यहाँ 6-7 महीने काम करने के बाद मेरे पास एक और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई, कैनेडियन रेलवेज में जॉब करने की एज आ IT ऑफिसर। तो मैंने वो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होने के 6 महीने बाद ही मैं परमानेंट हो गया और टोटल 1 साल के अंदर मेरे को एक प्रमोशन भी मिल गया। तो अब मैं काम कर रहा था कैनेडियन रेलवेज के लिए एज आ IT ऑफिसर, जो कि एक स्पेशलिस्ट है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी नए प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ से एक अलग ही ज़िंदगी शुरू हो गई, यहाँ से एक सुकून भरी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई कि यार चलो जो भी है, अब मैं जहाँ होना चाहता हूँ वहाँ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, मम्मी भी कनाडा आती है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। और जिस कंपनी के बारे में, जिस जॉब के बारे में मैंने बचपन से सोचा था कि यार कंप्यूटर्स में कुछ करना है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ करना है, वहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे ये जॉब बहुत पसंद है क्योंकि ना ही सिर्फ ये मुझे चैलेंज करती है टेक्नोलॉजी में नए नए काम करने के लिए, बल्कि मौका देती है दुनिया के कुछ बेस्ट ब्रेन के संग काम करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। और इसके साथ साथ मेरे और मेरी फैमिली के लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल एक एडेड बोनस है। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो जॉब चाहता हूँ जॉब है, जैसी फैमिली चाहता हूँ फैमिली है, और जिस स्ट्रीम में काम करना चाहता हूँ उस स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ। ऐसे में एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आता है मुझे इंडिया से। वो बोलता है यार मैं ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता हूँ, तू मुझको कुछ बता।
मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो जॉब करता हूँ। और ये बात है 2015 के आसपास, 2015 अगस्त या फिर जुलाई की। तो उसने कहा यार तू आईटी का बंदा है, कुछ तो देख, ट्राई कर, कुछ देख, कुछ तो होगा ऑनलाइन काम करने का। मैं यहाँ पे सर्वेज भर के, फॉर्म भर के बहुत सारे पैसे गवा चुका हूँ। अब मेरा दोस्त था, उसको मना भी नहीं कर सकता था। तो मैंने रिसर्च की और जाना कि कैसे आप जेन्युइनली ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद मैंने उसको बताया, पर बताने से बात नहीं बनती। तो इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी और फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया अपने खाली टाइम में, वीकेंड्स में। और यहाँ पे मैं श्रेय अपने बेटे को भी देता हूँ, क्योंकि उसकी वीडियोस को एडिट करने के लिए ही मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, जो बाद में मुझे फ्रीलांसिंग में काम आई। और फिर इसी फ्रीलांसिंग को आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग की सीरीज बना दी कि मैंने कैसा पैसे कमाए, कैसे आप कमा सकते हैं, और ये जेन्युइन सोर्स है। इससे सिर्फ ना मेरे दोस्त का फ़ायदा हुआ, बल्कि आप लोगों का भी बहुत फ़ायदा होगा, ये आशा है मेरी। और ये सारी बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये सब मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। 2014 में मैंने मेरी खुद की ऐप डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट की, और मुझे एक लोकल बंदा मिला जिसकी बातें मुझे अच्छी लगी, और उसके संग मैंने पार्टनरशिप कर ली। 2014 से लेके लास्ट ईयर 2016 तक का बहुत सही चल रहा था, लेकिन तब मुझको पता चला कि उसने फंड्स की बहुत सारी हेराफेरी कर दी है, और इसके कारण हमारी कंपनी डीलिस्टेड हो सकती है कनाडा में, और हुआ भी वही। तो जब भी आप किसी के संग कोई पार्टनरशिप करें तो उसके बारे में पहले अच्छी तरीके से जान लें, नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़े, जैसे मैंने उठाया। और आपको घाटा ना उठाना पड़े, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। खैर, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और अब मैं दोबारा से कंपनी स्टार्ट की है अपने एक इंडियन फ्रेंड के साथ, जिसको मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, और जो मास्टर है प्रोग्रामिंग का और ऐप डेवलपमेंट का। और वो कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, अभी नई सी है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी जा रही है। कभी आगे बाद में उस कंपनी के बारे में आपको और बताऊंगा, पर अभी के लिए बस इतना ही। तो ये थी मेरी कहानी कि कैसे एक मिडिल क्लास बच्चा बीकॉम करता है, उसके बाद कंप्यूटर्स की लाइन में जाता है, और बीबीए में जॉब करने के बाद टेक्नोलॉजीज में मूव करके इंडिया से कनाडा आता है, और इस सारे एक्सपीरियंस को वो आपके साथ शेयर कर रहा है। अब इस वीडियो को आप शेयर करिए मत करिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने आज कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से या मेरी कहानी से, उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि इतना तो मुझको यकीन है कि अगर ये कहानी आप सबकी नहीं तो एक ना एक की तो मदद जरूर करेगी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी जूते हुआ करते थे, एक ब्लैक जो मैं पहनता था मंडे से फ्राइडे तक का, और एक वाइट जो पहनता था मैं सैटरडे को स्कूल में। और मेरे पास बाहर जाने के लिए किसी के बर्थडे में या शादी में वही जूते हुआ करते थे। आज अपनी मेहनत से मैंने स्थिति चेंज कर दी है, और आशा करता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह में अटके हैं जहाँ से आपको सिर्फ अंधेरा दिखता है, तो ये वीडियो आपकी शायद थोड़ी बहुत मदद कर दे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझको ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है technicalgupshup@gmail.com। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप आज के वीडियो से कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं तो ये 2 बातें लेके जाएं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रैक्टिस कर करके पा सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आपके सामने कठिनाइयाँ आए तो उनसे डरिए मत, उनके बारे में सोचिए और एक एक्शन प्लान बनाइए, और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करिए। और याद रखिए, जीत आप ही की होगी, क्योंकि हम कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। और जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम उसको बना देते हैं। नए नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, नई जगह घूमिए, और जिंदगी का असली एक्सपीरियंस क्या है जानिए। छोटी मोटी बातों से हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने दोस्तों से कंसल्ट कीजिए, अपने फैमिली से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आखिरी टाइम तक आपके साथ होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने छोटे भाई पवन को देना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की एडवाइस दी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।